नमस्कार. चाकोरी बाहेरील चार चौघी या आमच्या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तुमच्या चेहऱ्यावरचं हास्य मला जाणवतंय, कारण तुम्ही सगळ्यांनी ह्यांना ओळखलेलं आहे. तुम्ही सगळे ह्यांना एक ॲक्ट्रेस म्हणून ओळखता. ती चांगली ॲक्ट्रेस तर आहेच, पण आज त्या आपल्याला भेटायला आलेल्या आहेत द मोस्ट पॉप्युलर कंटेंट क्रिएटर म्हणून. आयकॉनिक अचिव्हर्स अवॉर्ड आणि द बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर ऑफ द इयर 2023 अशी 2 प्रेस्टिजियस अवॉर्ड आज ह्यांना मिळालेली आहेत. माझी आणि ह्यांची ओळख फार पूर्वीची आहे, पण आम्ही ये रिश्ता क्या कहलाता है नावाच्या सिरियलमध्ये, जी स्टार प्लसवर अजूनही जोरात चालू आहे, आम्ही अनेक वर्ष, अक्षरशः अनेक वर्ष एकत्र काम केलं आहे. ह्या लडकीवाले म्हणून आणि मी लडकेवाले म्हणून. आम्ही इतके कलाकार एकत्र काम करायचो ना, पण एक दिवशी ह्यांनी स्वतःहून मैत्रीचा हात पुढे केला. मीही आनंदाने तो त्यांच्या हातात दिला आणि तेव्हापासनं आमची मैत्री अशीच चालू आहे. लता, चाकोरी बाहेरील चार चौघी ह्या आमच्या कार्यक्रमात तुझं मनापासून स्वागत आहे. मला पण खूप आनंद झाला है, लेकिन एक चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी मराठी अच्छी नहीं है, इसके लिए सॉरी. ये हो सकता है कि इनकी हिंदी सुन सुनकर हमारी हिंदी अच्छी हो जाए. तो आप ज़रूर हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बोलिए. हम ये जानना चाहते हैं कि जो एक्ट्रेस बनने के लिए आप लखनऊ से यहाँ आई थी, तब से शुरू हुआ आपका ये सफ़र जो है, वो द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के पास आकर रुका नहीं है, चल ही रहा है, पर इस सफ़र के बारे में हमें सुनना है. मतलब यही कहना चाहूँगी कि आई तो थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगी और ऐसे कंटेंट क्रिएटर बनूंगी या ये कोई एक जॉब होगी भी, ये भी नहीं मालूम था, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर अभी कुछ ही सालों में जो है वो आए हैं. और ये जर्नी जो है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि उसके बिना लाइफ है ही नहीं. तो बस यही एक चीज़ सीखी इस जर्नी से कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते ही रहना है, सीखते रहना है और चलते रहना है. तो 1999 में मैं आई मुंबई एक फ्रेंड के साथ. उसके पहले लखनऊ दूरदर्शन में छोटा मोटा वहाँ पे ना टेलीफिल्म्स वगैरह बनते थे, एंकरिंग के प्रोग्राम्स होते थे, वो सब करती थी. और मेरी फ्रेंड ने बोला, थोड़ा मुझसे, वो एल्डरली लेडी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि चलोगे मुंबई में, बहुत लखनऊ से गए हैं लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं, रह रहे हैं. तो ऐसे मन में मेरे भी होने लगा, रही एक बार ट्राई करूँ. बड़ी मुश्किल से परमिशन ली. बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली मैं. हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई यही हमें समझाया गया था और कुछ नहीं. तो खैर आ गई मुंबई. जो लखनऊ से कई लोग पहले से आए हुए थे, उनके अपने रेंटेड हाउसेस वगैरह थे. तो बोलने लगी कि ये एक ऑडिशन चल रहा है, तुम दोगी जाके. नीतीश भारद्वाज, आपने नाम सुना होगा, जो कृष्ण का रोल प्ले किया करते थे महाभारत में, और जो फॉर्मर MLA भी रह चुके हैं. तो बोलने लगी कि आप वो जो है वो एक सीरियल बना रहे, द्रौपदी ढूंढ रहे, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, हिंदी भी अच्छी है, जाओ जाके मिलाओ. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. उसी दिन जिस दिन हम आए, तो मैंने जो है नॉर्मल सूट पहना. मैंने कहा अब जैसे सिखाओ वैसे पहुंच जाऊंगी. और मैं वहाँ चली गई, और उसके बाद जो है जैसे गई तो बड़ा देर वेट कराया उन्होंने. फिर उसके बाद आए तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया. बोलने लगे बाल दिखाओ. देखा. तो बोलने लगे कल आ जाओ, कल ऑडिशन है, लेकिन पूरा दिन लगेगा. जो 10 बजे से शुरू हुआ ऑडिशन, मेरा 5 बजे तक, शाम को या 6 बजे तक चला. और उसके बाद उन्होंने इतने तरह के सीन्स करवाए, सब रोना हंसना सब करवाया, और उन्होंने बोला यू आर सेलेक्टेड. And then it was like, oh my God, then I prayed and thanked God that I did not know that my destiny was here. तो ये डेस्टिनी थी जो मुझे यहाँ पर लेके आई, और मेरा तो चौथे दिन के बाद काम ही शुरू हो गया. और जो शुरू हुआ, और वो God's grace, yes, I will always say God's grace, yes, वो चलता है. वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई और यहाँ आपके सामने हो. इसके बाद स्ट्रगल शुरू हुई जब वो सीरियल बंद हुआ. रियल स्ट्रगल स्टार्टेड आफ्टर दैट व्हेन आई केम ओवर हियर. तो 3 महीने के बाद ही माय फादर एक्सपायर्ड. एंड मैं, ऐसा कुछ टाइम हुआ मुझे बताया ही नहीं, और सबने वहाँ जब हो चुका था बुलाया. एंड व्हेन आई रीच्ड ओवर देयर एवरीथिंग वाज डन, क्योंकि फ्लड्स आ गए थे मुंबई में. आई कुडंट सी हिम आल्सो, एंड दैट इज अगेन वेयर माय लाइफ चेंज, बिकॉज देन आई वाज द मैन ऑफ द हाउस एंड आई हैड माय दादी एंड माय मदर.
तो हम ये 2 लोग थे और मैं थी। अब ये हो गया था कि अब तो मुझे काम करना ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो वन। तो वो एक लाइफ में अनदर चेंज आ गया और उसके बाद फिर ये स्ट्रगल शुरू हो गई कि अब तो काम करना ही है वाली बात हो गई। अब पीछे जा ही नहीं सकते हैं, जो शौक में शुरू किया था वो अब काम करना है। जब हम ये रिश्ता क्या कहलाता है कर रहे थे, तो मुझे याद है कि हम लोग एक्चुअली इतने बिजी रहते हैं अपने सेट पर फिर भी समय निकाल कर आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर रही थी, फिर आप इमेज कंसल्टेंट के हैसियत से काम भी कर रही थी, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स थे मुझे याद है। तो ये सब करते हुए, ये 3 चीज़ें करते हुए अपना घर संसार संभालते संभालते ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं अब कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं? एक्चुअली थोड़ा शुरुआत वहाँ से करूँगी कि जब ये रिश्ता क्या कहलाता है कर रही थी, तो ऐसा एक स्टेज आने लगा था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ और भी करना है, तो क्या करना चाहती हूँ अंदर से, एक ऐसी फीलिंग आ रही थी। और वो जो फीलिंग थी ना, उस पर थोड़ा ध्यान दिया मैंने। और क्या होता है कि मैं, हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी फिटनेस को लेकर और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बातचीत होती रहती है, और मैं खुद भी एक बहुत फूडी भी हूँ, लेकिन मुझे फिट रहना भी पसंद है। तो अब मेरे अंदर ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी हर टाइम कि ऐसा क्या करें कि हम खाएं भी और फिट भी रहें। ये रास्ता कहाँ से निकाला जाए। तो बहुत कुछ इस पर पढ़ती रहती थी, रिसर्च करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसा कोई तो तरीका होगा कि हम इंजॉय भी करें लाइफ को और अपना फिटनेस भी मेंटेन करें, दोनों चीज़ें करें। तो ये सोचते हुए एक्चुअली मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया। और न्यूट्रिशन के कोर्स के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ और होना चाहिए, कुछ समथिंग एल्स टू गो विद इट, ताकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा टाइम आया कि मैं एक्टिंग ना कर पाऊँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता था कि आज नहीं तो कल फैमिली प्लान करनी ही है, बच्चा होगा, उसके टाइम पे पता नहीं मैं काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो ये सब चलता रहता था। तो ऐसा कोई काम तैयार कर लो अपने लिए जो आप कर पाओ, क्योंकि एक बार बच्चा हो गया, यू डोंट नो आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है। तो ये चीज़ सोचते हुए कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने फिर इमेज कंसल्टेंट का कोर्स किया एंड कंसल्टेशन स्टार्ट कर दिया एंड वर्कशॉप्स वगैरह भी लेने लगी। एक छोटा सा, ये शायद किसी को पता भी नहीं है, मैंने एक फ्रेंड के ऑफिस में एक कैबिन लिया और वहाँ बैठना शुरू किया, जिन दिनों खाली होती थी अपॉइंटमेंट के साथ। अब ये होने लगा कि सेलिब्रिटी होने के एक फ़ायदे भी है, नुकसान भी। तो लोग मुझसे ऐसे ही मिलने आने लगे। हाँ, तो कोई कंसल्टेशन तो किसी को करवाना नहीं होता था। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर मुझे लगा ये तो गलत हो रहा है। फिर मैंने फ़ीस लगा दी एक कि चलो कोई फ़ीस दे के आएगा तो कुछ तो करवाएगा, लेकिन वो फ़ीस दे के भी मिलने आने लगे। तो फिर मेरा ना थोड़ा सा, एक्चुअली मैं निराश हो गई थोड़ा सा मन में। मुझे लगने लगा अरे ये चीज़ तो अच्छी थी और मेरे एक ये ड्रॉबैक बन रही है इस टाइम पे शायद, कि मैं चाह रही हूँ कुछ करना और कोई करवा ही नहीं रहा है मुझसे, और सिर्फ मिलके और हेलो हाय करके जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगा। फिर वो ऑफिस भी मैंने छोड़ दिया और उसके बाद सोचने लगी क्या करूं। तो फिर देखा तो यूट्यूब उन दिनों नया नया, सब नया तो नहीं, मतलब मेरी नज़र में उन दिनों नया आया। सब लोग यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, तो मैंने कहा चलो ये करके देखा जाए। आप किसी भी विषय पर बिना झिझक वीडियोस बनाती है, वेरी कॉन्फिडेंटली। कोई भी सिंपल सा विषय हो, कोई भी डिफ़िकल्ट हो, आप बनाती है और आपके व्यूअर्स को भी वो अच्छा लगता है। तो ये कैसे होता है आपसे? अच्छा, तो मेरा जो वैसे यूट्यूब चैनल है एंड इवन इंस्टाग्राम है, वो एक लाइफस्टाइल चैनल बोल सकते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आता है। लाइफस्टाइल तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लेकिन एक मेरा एम ही रहता है कि मेरे हर वीडियो से, रील या शॉर्ट कुछ भी डालूं, या तो कुछ सीखने को मिले किसी को या इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी बना के नहीं डाल दूंगी। कुछ भी डाल रही हूँ तो कुछ उसका मतलब होना चाहिए। अगर कोई इंसान मुझे 1 मिनट दे रहा है देखने के लिए, तो उसको कुछ सीखने को मिले या इंस्पिरेशन मिले। तो ये चीज़ दिमाग में लेके चलती हूँ। एंड मुझे इसलिए भी रियल लाइफ के इंसिडेंट्स अपने मैं बिल्कुल खुल के शेयर इसलिए कर पाती हूँ कि मुझे लगता है शायद मेरे जैसे और बहुत से लोग होंगे, शायद मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल वक्त से निकल रहे होंगे, तो उनको हो सकता है थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए या मन में अच्छा लगे कि अरे हाँ, इनके साथ भी हुआ था, देखो आज ये बेटर प्लेस पे हैं, आज इनके पास सब है बाय गॉड्स ग्रेस। तो यही चीज़ दिखाने के लिए कि नहीं, आप भी पहुँच सकते हो, आप भी पहुँच सकते हो, ये एक माइंड में लेके मैं खुल के बात करती हूँ, लोगों से कनेक्ट करती हूँ। एंड दूसरी
दूसरी बात ये है कि जो जैसे मैं अगर मेकअप बनाती हूँ, कुकिंग पे बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, सो आई बिलीव इन लर्निंग। जैसा मैंने बोला पहले भी कि लर्निंग नेवर एंड्स। तो मैं मन से ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हूँ। आई कंटिन्यूसली कीप डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज या फिर फिजिकल कोर्सेज भी करती हूँ। टाइम की लिमिट है बट आई कीप डूइंग। चाहे वो मेकअप हो तो मैंने 2-4 कोर्स किए हुए होंगे, उसके करती रहती हूँ जो जो शौक है मुझे। चाहे वो कुकिंग है तो उसमें भी नए नए तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज बड़ी इजीली अवेलेबल हैं आजकल, वो करती रहती हूँ। एंड इमेज मैनेजमेंट जो कि अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसकी पूरी स्टडी की हुई है। साथ में न्यूट्रिशन है, तो कुछ भी चीज़ है तो वो स्टडी से ही सीखा है मैंने, और वही शेयर करती हूँ जो सीखा है या फिर मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जो सीखा हुआ है वो चीज़। तो यही है कि लर्निंग जब तक हमारी चलती रहेगी तब तक हमारे पास कंटेंट आता रहेगा, बनता रहेगा, एंड आइडियाज़ की भी कमी नहीं होगी। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। लर्निंग रुक गई फिर नहीं बना सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ मुझे लगता है कि माइंड में हमेशा हर क्रिएटर को रखनी चाहिए कि क्या दे रहे हो आप किसी को, क्या दे क्या रहे हो आप। कुछ ऐसा दे रहे हो कि वो अपना टाइम जो है वो उसको लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल था जो मैंने टाइम इनको दिया। वो जो भी वीडियो बनाती हूँ, मेरा मेन जो ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को देने का जो देना चाहती हूँ वो है एनीथिंग दैट लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड अ मीनिंगफुल लाइफ। कोई भी वो चीज़ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा मीनिंग आ रहा है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो आप इंस्पायर हो, तो वो ही बैक ऑफ द माइंड में रख के बनाती हूँ। और मैंने खुद ये चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इमेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एटिकेट वगैरह जो हैं ये ज़रूरी थोड़ी है कि हाँ वही लोग करें जो 5 स्टार में जाएंगे फॉलो। हमारी जो आम जनता है इनको कैसे पता चलेगा। और हर एक को ग्रो करने का राइट है, हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को लगता है कि हम कॉन्फिडेंट फील करें, ये राइट है सबको जानने का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी आम जनता को भी सबको पता चले कि ये चीज़ें हमें कैसे कॉन्फिडेंट फील कराती हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो जो भी चीज़ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है या मीनिंगफुल लाइफ से है, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपका ऐसा भी एक वीडियो देखा है जहां आप कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों बोलना चाहते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलिए। बिल्कुल, तो वही चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है ना कि अरे बाहर जा रहे हैं, कोई हाई फाई जगह है, मीटिंग है, इंग्लिश बोलनी है, अब गलत है, गलत बोलेंगे। आप गलत बोलने से अंग्रेज़ी गलत बोलो या कोई भी भाषा को गलत बोलो, उससे अच्छा तो ये है कि आप जिस भाषा में आपकी मास्टरी है उसे अच्छे से बोलो। हमारा नाम कोई गलत तरीके से लेगा, हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो किसी भी भाषा की एक तरीके से इंसल्ट भी होती है अगर हम उसे सही तरीके से नहीं बोलते हैं। तो जो भाषा पे कमांड है, आप जैसे अगर इंग्लिश नहीं तो हिंदी, उसमें बोलिए, इसमें शर्म की क्या बात है। मैंने एक नोटिस किया है, आप अपने चैनल पे हर दिन एक नया वीडियो डालती है, तो डोंट यू रन आउट ऑफ आइडियाज? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, आई डोंट रन आउट ऑफ आइडियाज़, क्योंकि एक तो आजकल ये शॉर्ट्स और रील्स जो 1-1.5 मिनट के हैं ये हो गए हैं, जिसमें हम 1-1.5 मिनट में अपने मन की बात भी कह सकते हैं, कुछ सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए ऐसा नहीं है, 2 रीज़न्स हैं इसके। सबसे पहला रीज़न तो है कि अगर आप अपने आप को पढ़ते रहोगे और अपने आपको अपग्रेड करते रहोगे, बेसिकली अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी पाते रहोगे और कुछ ऐसा करते रहोगे, कोर्सेज करते रहोगे, कुछ ऐसा करते रहोगे जिससे आप अपने आप को एनहांस कर रहे हो, तो वो आइडियाज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल जाता है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि मैं किस तरह से वो एक बनाती हूँ, आपको बताती हूँ कि एक मन में ना, जैसे आज कुछ डालना है तो आई गो विद माई गट फीलिंग। वो एक अंदर एक महसूस होता है ना कुछ कि मेरा आज ये कहने का सबको मन है, या मेरा ये वाली रेसिपी दिखाने का मन है, या मैं कभी कुछ खाने ही जा रही होती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह ये तो अच्छा है, यही क्यों नहीं आज दिखा देते हैं। अच्छा। या मैं रेडी हो रही होती हूँ तो लगता है चलो आज ये दिखाती हूँ। तो जो यहाँ से जो दिल से फीलिंग आती है, बेसिकली मैं उसी फीलिंग से स्टार्ट करती हूँ डेली। तो वो ये सोच के नहीं बनाती हूँ कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि इतने व्यूअर्स हैं, हर किसी को हम खुश कर ही नहीं सकते। पसंद आएगा या नहीं वो दूसरी बात है, मैं जो बनाऊँगी वो यहाँ से बनाऊँगी। तो वो एक फीलिंग को लेके स्टार्ट करती हूँ हर दिन। तो हमारे पास इतना बड़ा दिन होता है, उसमें तो कितनी फीलिंग्स आती हैं, कितनी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं। कोई भी एक चीज़ 1 मिनट की या 1.5 मिनट की तो शेयर करनी है, इसलिए वो एक फीलिंग के साथ स्टार्ट करके, एंड आई नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो
जिसका दिल और दिमाग एक साथ काम करता है। You can say that, God's grace. पर फिर भी मुझे ना एक पूछना आपको ऐसे है कि शिकायत है मुझे आपसे। क्या? आप हॉलीडेज पे जाते हैं, लता हॉलीडेज किस लिए होते हैं? अपने काम से थोड़ा चिल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, काम से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए। पर तब भी आप वीडियोस जहाँ पे भी जाते हो वहाँ के वीडियोस भी आप अपलोड करती हो। ये सब करते हुए क्या आप अपना हॉलीडे एंजॉय कर पाती हो? तो आज मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ सबको जो किसी को पता ही नहीं है। वाह, बताइए। तो ये वाले जो हॉलीडेज होते हैं, जो रिलैक्सेशन के लिए बने होते हैं, रिजुविनेशन के लिए बने होते हैं, एकदम जब आप या तो अपनी फैमिली के साथ होते हो या फ्रेंड्स के साथ, या बिल्कुल वो है, उन छुट्टियों का आज तक किसी को पता ही नहीं चला है। देखो। तो ये है सीक्रेट कि मैं 2 अलग तरीके की छुट्टी करती हूँ एक्चुअली। ये वाली जो छुट्टी है वो ऐसी होती है जिसमें मैं अपना इंटरनेट 2-2, 3-3 दिन भी बंद रखती हूँ और फोन को किनारे रख देती हूँ। हम सब घर वालों को पता होता है कोई अर्जेंट है तो फोन कर लेंगे, मुझे फोन उठा लूंगी, बात हो जाएगी, कुछ जरूरी है। नहीं तो कई बार हमें ऐसा लगता है अरे हम ऐसा करेंगे तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाएंगे, रह जाएगी हमारी दुनिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अपनी ही रेस जो है वो रन कर रहा है दुनिया में। सबको अपने से फुर्सत जब मिलेगी तो वो हमारे पे ध्यान देगा। बेसिकली एवरीवन इज सो बिजी विद देयर लाइव्स और कहीं कोई पीछे नहीं छूटता है, क्योंकि वो जो 2-3 दिन होते हैं ना, इवन अगर 2 दिन भी टोटल ऐसे होते हैं जिसे मैं डिजिटल डिटॉक्स बोलती हूँ बेसिकली, कि आप इंटरनेट नहीं चलाएंगे और दूर रखेंगे फोन को, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, मेरे सामने ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं। मैंने वो दूसरा वाला फोन का टाइम देखा हुआ है, उसके बाद फिर पेजर आया, फिर ये तो ये जर्नी मैंने खुद देखी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे पीछे कुछ छूट जाएगा। तो ये छुट्टियां किसी को पता ही नहीं चलती हैं बिल्कुल भी। और ये दूसरी छुट्टी होती है जिसे मैं प्लान करके करती हूँ कि ये छुट्टी पे हमें काम भी करना है। अब उसमें भी थोड़ा सा डिवीजन होता है कि अब ज़्यादा लंबा नहीं तो हम 4-5 मिनट या 1-2 मिनट का उतना ही निकालेंगे। तो वो चीज़ जो है ना वो इजीली निकल आती है, बिकॉज आप अगर 4-5 शॉट्स भी आपको दिन के लेने हैं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, हो गए 4 शॉट्स खत्म। आपका 1 मिनट का निकला है। थोड़ा इलेबोरेट लेना है तो दिन का कोई भी एक हिस्सा पकड़ लिया कि ठीक है हम वहाँ घूमने जाएंगे तो उतना दिखा देंगे, या आज मैं रेडी होंगी तो वो दिखा दूंगी, या आज मैं ये खाऊंगी तो दिखा दूंगी। सो आई थिंक दैट इफ वी सेग्रीगेट एवरीथिंग एंड प्लान एवरीथिंग तो आराम से हो जाता है। इनफैक्ट ये शूटिंग वाली छुट्टी में भी आराम का मौका मिलता है। पता नहीं मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हूँ या ताने मार रही हूँ। पर जब हम इतने साल 10 या 11 साल हमने एक साथ काम किया, ये रिश्ता क्या कहलाता में, तो मेरा ये आपके बारे में ऑब्जर्वेशन था कि आप थोड़ी अपने आप में रहने वाली हो, थोड़ी इंट्रोवर्ट साइड की। बहुत एक्सट्रोवर्ट आप कभी नहीं थी, मेरे लिए तो नहीं थी। तो अभी ये लता एक तरफ, और अभी जो कंटेंट क्रिएटर लता मैं देख रही हूँ वो इतने इजीली अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाती है, व्यूअर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने बिल्कुल सही वैसे पहचाना कि मैं इंट्रोवर्ट थी। अभी भी एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बहुत से ऐसे सिचुएशंस है जहाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाती हूँ, लेकिन ये भी एक अपने आप में जर्नी रही है। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट जो अपने आप में रहता हो, उसे अचानक से जो है इतने सारे व्यूअर्स से बात करनी है, उनसे इंटरैक्ट करना है और सबको जो है कुछ जवाब भी देना है, कभी कुछ सवाल भी पूछने हैं। तो ये शुरुआत में मुश्किल हुई थी मुझे थोड़ी सी इस चीज़ की। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरा पर्सनल सेल्फ है, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों शेयर करूं, ऐसा था। फिर जब मैंने अपना इंटेंशन नोटिस किया, मतलब मैंने सोचा मैं क्यों बताऊं, तो इसका क्या जवाब है? तो जवाब ये है कि अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है या मोटिवेट करना है या इंस्पायर करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे ये शेल से निकलना ही पड़ेगा, तभी मैं किसी को कुछ दे पाऊंगी। अदरवाइज मैं नहीं दे पाऊंगी, फिर वह मेरे अंदर ही रह जाएगा सब कुछ। तो ये चीज़ को सोच के ना, इस चीज़ को सोच के जब इंटेंशन लगा कि हाँ इंटेंशन करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो शूटिंग होती है उसमें भी वैसे हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से करते हैं और थ्रू हमारे टेलीविज़न के थ्रू सब हमें देख रहे होते हैं। पर्सनल लेवल पे इतना नहीं देख रहे होते हैं, वो कैरेक्टर से कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो पर्सनली कनेक्ट होने के लिए जब मुझे लगा कि मेरा इंटेंशन सही है और मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो ये एफर्ट करके जो है मुझे निकलना
पड़ेगा ही इस शेल से बाहर। तो धीरे धीरे फिर जो है इफ़ेक्ट किया, थोड़े थोड़े पहले जवाब देने शुरू किए, उनके जो मैसेजेस आते थे, जो कमेंट्स आते हैं बेसिकली, वो सब किया, करेक्ट किया, तो बड़ा अच्छा भी लगने लगा। और जब लोग लिखते थे कि अरे बहुत अच्छा लगा आपने जवाब दिया और यू मेड माई डे, ऐसा करके कई बार कमेंट्स आते थे, तो मुझे लगा अरे वाह, अगर मैं किसी का एक दिन अच्छा कर सकती हूँ तो इट्स वर्थ इट, देन व्हाई नॉट। तो धीरे धीरे करके फिर इस शेल से बाहर आ गई। आप बहुत सोच समझकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है। मतलब हाँ, कोई अपनी एंग्जाइटी में अरे मेरा ऐसा हुआ, तो ऐसा निगेटिव सुर नहीं रहता है। मे बी यू स्टार्ट ऑन दैट नोट पर यू एंड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये सब आपके ऑडियंस को पसंद आता ही होगा, इसलिए आप करती हैं, पर इसलिए भी आपने कुछ प्रयत्न किया होगा। बिल्कुल वही चीज़ है, प्रयत्न के बिना तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ऑडियंस से जब मैंने जैसे पहले बोला कि कनेक्ट होना जब शुरू किया, तो और एफ़र्ट फिर लगाना शुरू किया। पहले जैसे कमेंट्स वगैरह के जवाब दिए, फिर उसके बाद जो है वो लाइव में आके जो है कनेक्ट होना शुरू किया। तो लाइव में आओ जब, तो ऐसा लगता है बहुत से लोगों को जैसे हम डायरेक्टली उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मुझे हमारी ऑडियंस को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं भी आप में से ही एक हूँ। तो ये जब तक उनको नहीं विश्वास होगा तो कैसे वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपनी हर चीज़ बतानी होगी। जैसे मेरी कोई परेशानी है, एंजाइटी है, या डर है, या रह चुके हैं, या आने वाले टाइम के लिए है, तो वो शेयर करने होंगे। क्योंकि ये सारी फीलिंग से हम सब लोग गुजरते हैं। सिर्फ ये है कि कुछ पर्दा डाल देते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिंपल सा ही डिफरेंस है। तो मुझे लगा कि मेरी तरह से बहुत सी ऐसी लेडीज़ होंगी, फीमेल्स होंगी, जो इस चीज़ से बेनिफिट भी कर पाएंगी, और उन्हें तभी लगेगा अरे देखो इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इट इज़ नॉर्मल टू फील सैड समडे। आज मैं अगर उदास हूँ, कुछ चीज़ें नहीं मेरे मन से हो रही हैं, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो इट्स ओके। तो किसी को लगेगा ना अरे देखो इनसे भी नहीं हो पा रहा है। तो जब तक मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं आप में से ही एक हूँ, मैं भी एक आम जनता ही हूँ, तब तक वो नहीं मुझ पर विश्वास कर पाएंगे। तो ये सोच के मैंने सब खुल के शेयर करना शुरू किया। एंड थ्रू लाइव्स या जो भी चीज़ें मैं लाइफ में अपनी फॉलो करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लग्जरीज़ होनी अच्छी बात है, होनी चाहिए सबकी लाइफ में, लेकिन उन सबसे अटैचमेंट मत रखो। वो हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आज एसी नहीं चला तो हम रात भर सो ही नहीं पाएंगे, पंखे में सो जाएंगे। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हालांकि मुंबई में जाती नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सो दीज थिंग्स जो होती है ना, कि है लग्जरी बहुत अच्छी बात है, बड़ी से बड़ी गाड़ी है बहुत अच्छी बात है, एम फॉर इट, ओन इट ऑल्सो, लेकिन ओन करके उसको फिर लगाव छोड़ दो उस चीज़ से कि ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे आज ऑटो में या बस में ट्रैवल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एक गैप है ना, ये हमारा हमेशा जो ब्रिज रहना चाहिए कि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो डोंट गेट अटैच्ड टू लग्जरीज बट डू ओन देम। ओन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा उस चीज़ का मज़ा क्या है, हम छोड़ेंगे कैसे? हमने मज़ा ही नहीं लिया, हम कहते हैं नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप एम करो, आप ओन करो हर अच्छी चीज़, फिर उससे लगाव छोड़ दो। सो दिस इज़ व्हाट जर्नी इज़। तो जब हम इस तरह से अपने ऑडियंस से भी कनेक्ट होते हैं, अपना जो रियल सेल्फ है वो दिखाते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो आपकी कंटेंट क्रिएटर की जर्नी है, इसमें से मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट आज तक आपको कौन सी लगी? मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इसके बारे में छोटा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ। छोटा तो पहले मैं शूट के साथ भी करती थी कंटेंट क्रिएशन, लेकिन जब 3.5 साल पहले 2020 अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करूँगी, और मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री से ब्रेक लिया जस्ट बिकॉज मैं अपने बेटे को टाइम देना चाहती थी, और मैं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी खुद के लिए भी चाहती थी। ऐसा लग रहा था बहुत साल लॉन्ग आवर्स काम करके थोड़ा सा कुछ और करना है, एंड मेन है कि बेटे को टाइम भी देना है। तो जब ये डिसाइड किया ना, बहुत चैलेंजेस से सामने। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आ रहे हैं जहाँ पर काफ़ी नेम फेम होता है, एक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, और आपको उस पैसे को छोड़ के एक ऐसा काम शुरू करना है जिसमें आपको पता ही नहीं आप आगे क्या करने वाले हो, आप कितना कमाओगे, आपको आदत पड़ी एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की, एक तरीके से जीने की।
तो सबसे बड़ा चैलेंज तो था माइंडसेट को शिफ्ट करना कि अब क्या मैं जो है वो महंगी परफ्यूम लगाऊंगी या ऑर्डिनरी परफ्यूम लगाऊंगी। ये सवाल भी मेरे मन में आया था, क्या मैं वो परफ्यूम अफोर्ड कर पाऊंगी अब। तो फिर मैंने अपने आप को बोला कि अगर तुम कुछ करना चाहती हो लता लाइफ में, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ये चेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, तुम्हें ये मान के चलना होगा कि जो है तुम उसी में बेस्ट करोगी, जो अवेलेबल होगा, तुम्हारा जितना पैसा होगा तुम उसी में अपनी लाइफ मैनेज करोगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज था इतने साल एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करने के बाद। तो माइंडसेट को शिफ्ट किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है 10,000 का नहीं 1,000 रुपये का चलेगा, करूँगी, हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगी, सोच के चलूँगी। अब टाइम है और सोच समझ के पैसा खर्च करने का, क्योंकि ये नई चीज़ शुरू हो रही है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, छोटा छोटा तो करना ही पड़ता है हमको। ये जितना हो पाएगा खुद काम करूँगी, ये भी डिसाइड किया। बाद में फिर टीम वगैरह सब हुए। अब खुद काम करूँगी तो आता किसको है ये, हम तो वहाँ जाके कितना आराम, हमारी तो सब चीज़ें से रेडी रहती थी ना, हम लोग तो बस गए और अपना पढ़ा डायलॉग और चले गए, आगे पीछे सब सेवा हो रही है। अब लगता है ऐसे मेकअप अब यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली सब खुद करना है, मतलब कि ज़मीन पे कुछ गिर गया तो झाड़ू भी उस टाइम पे खुद लगाना है आपको, जल्दी जल्दी साइड करना है, जल्दी जल्दी टचअप करना है, कुछ लिखना है बीच में मिस नहीं हो जाए, ये सब कुछ खुद करना पड़ गया। तो ये भी एक चीज़ जो है डिफ़िकल्ट थी। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था एडिटिंग। उफ एडिटिंग ऐसा एक पार्ट था जो मुझे मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा लगता था, और मुझे लगता था ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं एडिटर अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे शुरू में तो खुद ही करना पड़ेगा। कैसे करूँगी? ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए, फिर वीडियो 1 देखा 2 देखा, सिर के ऊपर से निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फिर देखा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत निराश होती थी मन में एक्चुअली कई बार। तो एक बार मैंने बहुत देखा एक वीडियो, इतना सा समझ में आया मुझे उसमें, बिल्कुल जो होता है ना समझ लीजिए 2-4 सेकंड का समझ में आ गया। मैंने कहा ये चीज़ तो समझ में आ गई मुझे। फिर अचानक एक दिन बैठे हुए ऐसा ख्याल आया कि अगर मुझे 2-4 सेकंड में ये चीज़ समझ में आई है, ये 10 बार देखने में, तो क्यों ना मैं इसको 100 बार इस वीडियो को देखूं, तो शायद ही मुझे समझ में आ ही जाए। क्या बात है। मैंने डिटर्मिन किया कि मैं इस वीडियो को 100 बार देखूंगी और शायद मैं कर जाऊं इसको। 100 तो नहीं, लेकिन मैंने 25 बार उस वीडियो को देखा एंड 25th टाइम आई मास्टर्ड इट कम्प्लीटली। बिल्कुल अच्छी तरह से फिर वो मुझे आ गया तब। तो ये चैलेंजेस जो थे, एक जो टेक्निकल पार्ट है, दूसरा माइंडसेट को शिफ्ट करना, these were the 2 most difficult things I faced. भगवान की बहुत बहुत खैरियत है कि आपने अभी अपनी खुद की एक टीम बनाई है, और अभी आपने कहा कि वो टीम आपकी घर वालों जैसे बन गई है, फैमिली मेंबर्स बन गए हैं। तो क्या वो भी आपको आइडियाज़ देते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें? मेरी जो टीम है वो वैसे वो फ्रीलांस टीम है, तो वो अपना काम भी करते हैं, और जब मेरा होता है मेरा भी करते हैं साथ में। हाँ, थोड़े आइडियाज़ थ्रो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अंदर से जब तक आवाज़ नहीं आती मैं वो आइडियाज़ फॉलो नहीं करती हूँ। और कई बार ऐसा क्या होता है, जो मैंने आजकल ऑब्जर्व किया है, एक चीज़ आइडिया आएगा, मार्केट में आएगा, बेसिकली एक मार्केट में ट्रेंडिंग आइडिया आएगा। अब वो ट्रेंडिंग आइडिया पे सब बनाना शुरू कर देंगे, सब अपने अपने ढंग से बनाएंगे, नो डाउट, कोई कुछ गलत नहीं है ऐसा करने में, लेकिन मुझे ये देखना है कि वो ट्रेंडिंग आइडिया मेरी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मैं उस आइडिया को एंजॉय कर रही हूँ कि नहीं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कुछ डांस का अचानक आ गया तो मुझे शौक है तो मैं कर दूंगी कि अरे हाँ ये आजकल है, स्टेप्स चल रहे हैं, हम भी करेंगे ट्रेंडिंग। लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जो मेरी आइडेंटिटी है उससे हट के कुछ नहीं करना है। तो आइडियाज़ तो आते रहते हैं, लेकिन सब थ्रो भी करते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि लेना वही है हमको जो हमारे अंदर से आवाज़ आए और जो हमारी आइडेंटिटी से मैच हो। नहीं तो क्या होगा, ना इधर के हम रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी जब आपके मन में एक आइडिया आती है, मतलब आपको एक आध आइडिया पसंद आती है, और तब से लेकर आप वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड करने तक की जो आपकी जर्नी है, क्या हमारे साथ शेयर करेंगी? बिल्कुल करूँगी, और बहुत खुशी से करूँगी इनफैक्ट। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें आइडियाज़ देने वाले हमारे व्यूअर्स होते हैं,
जिनकी बात, जिनसे हम कनेक्शन में हैं, जिनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। सपोज आज मैंने एक वीडियो बनाया तो उस पर लिखेंगे अच्छा ऐसा है ना, आप ये भी बताइएगा, आप वो भी बताइएगा। तो मुझे लगता है कितनी उम्मीद से ये लोग मुझसे बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको बताया जाए। तो वही आइडियाज़ कलेक्ट करके मैं अपना एक आइडिया फॉर्म करती हूँ। या बहुत बार कोई ऐसे एक सेंटेंस वो लोग लिखते हैं, जैसे मुझे एक सेंटेंस बहुत आता था, पेट पतला कैसे करें, तो मैंने एक वीडियो इसी पे बनाया था, पेट पतला कैसे करें। तो मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ बताई कि ये असलियत होती है, आप मत कंपेयर करो अपने आप को, और बहुत से अदरवाइज पॉइंट्स से। तो ऐसे है, वो आइडियाज़ देते हैं। अब ये आइडिया हमने ले लिया, उसके बाद जो है, अब मैं आपको टेक्निकल मेथड भी बताती हूँ। इसके बाद अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं तो हमें जो है वो यूट्यूब की रिसर्च में जाके सर्च करना पड़ता है कि इस टाइटल को लेकर क्या मिलते जुलते टाइटल्स हैं। सपोज फ्लैट स्टमक ही हो गया, तो उससे मिलते जुलते कितने टाइटल्स हैं, कोई ढूंढ भी रहा है कि नहीं। हम अगर दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो बना देंगे और अगर वो कोई ढूंढ ही नहीं रहा है तो वीडियो चलेगा नहीं। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चूज द टाइटल ऑफ द वीडियो एंड देन मेक अ वीडियो अराउंड इट। सपोज मैं कुछ फूड का वीडियो बना रही हूँ, डिनर का बना रही हूँ, डिनर रेसिपीज़, तो हो सकता है लोग हेल्दी डिनर रेसिपीज़ ऐसे टाइप करके ढूंढ रहे हो और मैं उसमें क्या लिख दूँ, खाली डिनर रेसिपी, तो वीडियो नहीं चलेगा। सो हैव टू सी एंड रिसर्च दैट व्हाट एक्चुअली ऑडियंस वांट्स टू सी, व्हाट आर दे सर्चिंग फॉर, व्हाट आर दे टाइपिंग फॉर एक्चुअली। सो वी सर्च दैट टाइटल फर्स्ट। अब ये टाइटल आ गया हमारे पास, अब इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो मैं आज भी पेन और पेपर का ही इस्तेमाल करती हूँ, मेरी डायरी फेवरेट, तो उस पर लिखूँगी, अपने पॉइंट्स लिखूँगी। बहुत एलैबोरेट इसलिए नहीं लिखती हूँ कि अगर मुझे बोलना है तो मुझे पता रहता है, तो पॉइंटर्स लिख लेती हूँ। उसके बाद या तो टीम शूट कर रही होती है तो फिर हम पूरा रेडी करते हैं, सेटअप वगैरह वही लगाते हैं। नहीं तो मैं अपना मोस्टली, अभी तो अब आईफोन पे मैंने अपग्रेड किया, अभी तक मैं एंड्रॉयड पे ही शूट करती थी, तो कुछ मंथ से जो है मैं फिर आईफोन पे शूट करती हूँ। एंड शूट किया, उसके बाद आपने साउंड चेक किया। ये सिंपल तरीका इसे सबको मालूम है, फेसिंग द लाइट बैठो, मतलब फेसिंग द विंडो बैठना है, या अपने फेस पे एक रिंग लाइट लगानी है। ये सब तो बेसिक चीज़ें आजकल जो कर रहे हैं सबको पता है। उसके बाद जो है ये एडिटिंग के लिए जाएगा। पहले एडिट मैं करती थी, अब मैं शॉर्ट्स और रील्स करती हूँ, लेकिन लॉन्ग फॉर्म नहीं। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो गया एडिट के लिए, फिर वो आएगा, फिर आप उसको चेक करोगे, आपको चेंजेस चाहिए तो आप रीसेंड करोगे, या फिर फाइनल एडिट में कई बार खुद ही कर देती हूँ। एक्चुअली जो फाइनल लास्ट एडिट है वो मैं खुद कर देती हूँ। एंड उसके बाद अब अपलोडिंग के टाइम भी हमें 1-1.5 घंटे का काम है। यूट्यूब है तो अगेन थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब थंबनेल, वो जो फोटो बनी होती है उस पर देखते हैं लोग तो ही क्लिक करते हैं। तो थंबनेल हैज़ टू बी सच दैट पीपल क्लिक टू सी द वीडियो। तो वो थंबनेल हमें अलग से फ़ोटो क्लिक करके उस टाइम रखने पड़ते हैं। फिर कुछ अट्रैक्टिव लिखना पड़ता है उस पर कि लोग आएँ आपका वीडियो देखने के लिए। तो ऐसा करके जो है वो थंबनेल बनता है उसका। फिर पीछे डिटेल्स देनी पड़ती हैं सारी। एंड देन एसईओ, जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जिससे जो वर्ड्स ट्रेंडिंग होते हैं, जिन वर्ड्स से गूगल जो लोग सर्च कर रहे हैं वो वर्ड्स होते हैं, टैग्स होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, एम्बेडिंग, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको करने में 1-1.5 घंटा आराम से लगता है एक वीडियो अपलोड होने में। और ये आप सब सीखी हैं अभी? ये सारी A to Z चीज़ें मैंने सीखी हैं, और ये भी बता दूं किसी टीचर से नहीं सीखा, ये मैंने खुद भी यूट्यूब से ही सीखा है एक्चुअली। तो यूट्यूब से ही सीख के किया है ये भी। बट इनन्यूमरेबल ट्यूटोरियल्स आई मस्ट हैव वॉच्ड, जो अच्छे लगते थे उनके फॉलो करते थे। फिर यूट्यूब का अपना चैनल भी है जो हम फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैशटैग्स, टैग्स करके, और बहुत सारी डिटेलिंग जिसमें 1-1.5 घंटा लगता है, तब वो वीडियो स्केड्यूल होता है और तब वो वीडियो लाइव आता है। और बाकी सब हमारे व्यूअर्स पे डिपेंड करता है पसंद करेंगे कि नहीं। इसी मोड़ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ज़्यादातर तो आपके व्यूअर्स आपको पसंद करते ही है, पर आजकल ट्रोलिंग का भी बड़ा फैशन हो गया है। तो ट्रोलिंग का सामना आप कैसे करती है? ट्रोलिंग में हम ज़्यादा जल्दी उसमें फंसते हैं, क्योंकि हम रह चुके हैं एक सेलिब्रिटी के तौर पे, या जो भी है, लोग जिनको जानते हैं उनको ज़्यादा ट्रोल करते हैं। मतलब आप अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएंगे ना तो भी नेगेटिव ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। अगर आप सबको खुश करने चलोगे तो किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे, खुद को भी नहीं। आपको मालूम है आपने क्या बनाया है, आपको मालूम है आपने जेन्युइन कंटेंट दिया, आपको मालूम है आपने सच्चा कंटेंट दिया है, और आपने अपना जो है वो 100% उसमें डाला है। फिर करते हैं तो ट्रोल करें। लेकिन कई बार ऐसे ट्रोल्स आते हैं जिनका मुझे जवाब देने का मन होता है, तो मैं एक पॉजिटिव नोट पे उनका जवाब देती हूँ, चाहे वो स्किन को लेकर हो, चाहे बाल को लेकर हो, चाहे वेट को लेकर हो। तो आई ऑलवेज गिव इन अ पॉजिटिव नोट, क्योंकि मुझे मालूम है
जो ट्रोल कर रहे हैं शायद वो सही माइंडसेट में, उनका माइंडसेट सही नहीं होगा उस टाइम। हो सकता है मेरी ये पॉजिटिव बात उन्हें अच्छी लग जाए और उन्हें लगे कि अरे हाँ, हमने क्यों ट्रोल किया, ये तो ठीक बात बोल रही हैं। इसलिए किसी किसी का जवाब भी दे देती हूँ जहाँ मुझे महसूस होता है देना ही चाहिए कि शायद ये इंसान सही उससे नहीं गुजर रहा है। बाकी मेरा एक बड़ा फेवरेट वर्ड है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, घोड़े का चश्मा। घोड़े का चश्मा लगा लो और काम करते जाओ। आई ऑलवेज से दिस थिंग, मतलब घोड़ा इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, अपना काम करता है, बस वहीं फोकस रखता है। तो घोड़े का चश्मा लगाओ और जो देना है अपना जेन्युइन कंटेंट देते जाओ। तो इतने वीडियोस बनाने के बाद ऐसा कौन सा वीडियो है जिसने आपको बहुत सारा प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन दिया? वैसे तो वही कहते हैं ना कि अपने बच्चे तो सभी प्यारे लगते हैं लेकिन प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की बात है अगर, तो मैं ये कहूँगी कि वो वीडियो जिसमें मैं कुछ अपनी लाइफ का दिल से एकदम शेयर करती हूँ और उससे ऐसा लगता है मुझे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। शायद वो ये देखें कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँची, तो उन्हें भी ऐसा कुछ करने का एनकरेजमेंट मिले। इस तरीके के जितने भी वीडियोज़ हैं ना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देते हैं, क्योंकि वो वीडियो चलते कम हैं, ये भी आपसे बताऊं, उतने चलते नहीं हैं जितने फैशन के और दूसरे वीडियोस चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर एक इंसान तक भी पहुंचा और एक इंसान ने भी डिसाइड किया कि हमें भी अपनी लाइफ बदलनी है, तो मेरा वो वीडियो बनाना वर्थ है। तो जो भी मेरे रियल लाइफ से मैंने सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस से और मेरी जर्नी से, वो चीज़ें जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो फिर मुझे बताइए, फिर आप फेसबुक पर एक्टिव क्यों नहीं हैं? अच्छा, फेसबुक पे मैं पोस्ट ज़रूर करती हूँ लेकिन मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं हूँ। आपने ठीक पकड़ा बिल्कुल मुझे तो क्या है कि हम हमेशा जब भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो हमारा एक पिलर होता है और हमारे पिलर के चारों तरफ सब पिलर्स होते हैं। तो मेरा पिलर है यूट्यूब और उसके चारों तरफ है छोटे पिलर्स, दैट इज़ इंस्टाग्राम हो गया है और फेसबुक हो गया, या बाकी कई लोग लिंक्डइन वगैरह पे भी पोस्ट करते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। ये आप तब कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ टीम, यू कैन नॉट डू इट, कि वो आपको करके दे रहे हैं। तो मैं अभी भी ये काम खुद ही करती हूँ। तो यूट्यूब मेरा मेन पिलर है, साथ में मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोट करती हूँ, उस पर एक्टिव रहती हूँ और फेसबुक पे पोस्ट कर देती हूँ कि कोई देख लेगा। क्योंकि अगर मैं इस पे भी एक्टिव रहने लगूंगी तो मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, 100% कहीं नहीं दे पाऊंगी, सब जगह थोड़ा ही दे पाऊंगी। सो आई गिव माई 100% टू यूट्यूब एंड हाँ, जितनी एनर्जी बचती है तो इंस्टाग्राम पे भी 100% दे देती हूँ। लेकिन बाकी का फिर वो एक प्लेटफॉर्म रह जाता है, विच इज़ आई थिंक कि हमारा एक ही पिलर होता है। छोटे पिलर्स को हम थोड़ा ही ध्यान रखते हैं उतना। सो इफ़ यू कैन डू इट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। आज आप वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी एक सक्सेस स्टोरी है जो अब जब हम सुनते हैं, देखते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर जहाँ पे सक्सेस होता है, जहाँ पे सब आसान दिखता है, अच्छा दिखता है, वहाँ पे पहुँचने तक भी बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो आपने उठाए भी है। नथिंग कम्स ऑन द प्लेटर। एग्जैक्टली। सो क्या होता है कि देखने में जैसा लगता है ना कि अरे वाह, इनके तो आगे पीछे लोग लगे होंगे, शायद इनकी टीम लगी होगी, सब करके दे रही होगी। लेकिन शुरुआत वहाँ से नहीं होती है। शुरुआत क्या, आज यहाँ पहुँचने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। और जो मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स थे, जैसे कि मैं गैजेट्स हैंडल नहीं कर पाती, बिल्कुल भी, अभी भी नहीं कर पाती हूँ, अभी भी बहुत डरती हूँ गैजेट से, कहीं ना कहीं थोड़ा डर है। लेकिन जो गैजेट मेरे काम के लिए मुझे हैंडल करने थे वो मैंने सीख लिए भले टीवी का रिमोट हैंडल करना अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे काम का है, ये मुझे सीखना है। तो फ़ोन पे जैसे एडिट होता है, फ़ोन की कई चीज़ें हैं, स्मार्टफोन्स की हैं, लैपटॉप है, बहुत सी चीज़ें। तो अपनी यंगस्टर्स से मैंने बहुत सीखी। इवन मैं शूटिंग में भी हमारे जो यंगस्टर्स होते थे सबसे सीखती रहती थी। आस पड़ोस में जो भी मिल जाए मैं उनसे सीखती रहती हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारे एक एक करके फेयर निकालने पड़े, एक एक चीज़ सीखनी पड़ी। अकाउंट्स हैंडल करना
आज तक दिस इज वन थिंग विच आई हेट डूइंग। मतलब अकाउंट्स मुझसे नहीं होता, मतलब नहीं होता है। लेकिन अभी मैंने कुछ महीने से क्या डिसाइड किया है कि मुझे सब लिख के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर रहा है काम उसको मॉनिटर करना हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक वो रजिस्टर लेके आई हूँ जो पुराने ज़माने में होता था मुनीम जी के पास, वैसा बड़ा सा लेके आई हूँ एक्चुअली। तो उसमें सब कॉलम ड्रॉ करके, ठीक है हम अपने तरीके से रखेंगे, मैं नहीं रख सकती लैपटॉप पे उतना, तो ऐसे रखूँगी। तो एक एक कॉलम में जो है, आज भी शूट ख़त्म होती है तो सारा डिटेलिंग उसकी, किसने शूट किया, किसने एडिट किया, क्या है, सबका सारा जो है ना वो लिखती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है हैंडल करनी, और बहुत सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं इस चीज़ में जो हमें सीखनी पड़ती हैं, जो हमें खुद ही कैमरा भी ऑपरेट करना पड़ता है। कैमरा इन द सेंस आई शूट ऑन फ़ोन, टीम है वो कैमरे पे करते हैं, तो वो भी ऑपरेट करना पड़ता है। साफ आवाज़ आई कि नहीं आई उसका ध्यान देना पड़ता है। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जो है हम एक एक करके पार करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे जो दर्शक है, जो आज हमारी बातें सुन रहे हैं, किसी भी उम्र के, अगर वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहे तो उनके लिए कौन सी 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप बताना चाहेंगी? बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो मैं बताना चाहूँगी वो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल भी है और थोड़ा सा नॉर्मल भी है, मतलब हट के भी है। अच्छा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, किसी भी एज में वो चीज़ कर सकते हो अप्लाई, क्योंकि मैंने भी किया है अप्लाई अपने पे, इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करूँगी। इस बार जब मुझे अवार्ड मिले तो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि लता तुमको याद है जब टीवी पे अवार्ड्स आते थे तो मैंने एक बार कहा कि बड़ा मज़ा आता है ना अवार्ड्स देखने में। तो मैंने उसको उस टाइम पे, जब मैं 25-26 साल की रही होंगी, ये जवाब दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने पूछा क्यों? मैंने कहा बिकॉज आई फील जेलस, मुझे जलन होती है कि ये अवार्ड मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँ, इन लोगों को क्यों मिल रहे हैं। तो वो जेलसी की फीलिंग से उठ के दूसरों की सक्सेस में खुश होने की फीलिंग तक पहुँचने की एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। और जिस दिन आप दूसरों की सक्सेस में जेन्युइनली खुश होंगे, उस दिन आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, हमें दूसरों की सक्सेस में जेन्युइनली खुश होना है। तो जब ये मैंने शुरू किया तो वो अवार्ड मेरे पास भी आ गए। वाओ। तो दिस वॉज अ स्पिरिचुअल थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी हमें कुछ भी लाइफ में करने के लिए किसी भी फील्ड में परफेक्ट टाइम या परफेक्ट सिचुएशन नहीं मिलेगी, ये एक्सेप्ट करके ही चलना है। हमें कभी भी सब कुछ ऐसे रेडी, आज ये हमारा ये हो जाएगा ना तो करूँगी या करूँगा, ये होगा, कभी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली है लाइफ। उसी में से जो अवेलेबल है, जो बेस्ट चीज़ें हमें लगता है अवेलेबल हैं, हमें उन्हें ही इकट्ठा करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो कोई भी कैमरा हो, लाइट हो नहीं हो, जो सिचुएशन है, हमें बस स्टार्ट कर देना है। जब तक हम वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर वो हम परफेक्शन की स्टेज तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें परफेक्शन साथ साथ में आएगी और एंड नहीं है ना परफेक्शन का, तो आती ही रहेगी। तो जस्ट स्टार्ट। आप मत सोचिए आप किस एज ग्रुप के हैं, पैसे कितने हैं, कितना अमाउंट है, कुछ परफेक्शन के लिए मत रुकिए। जो आज हाथ में है आपके, उसी से शुरुआत बस कर दीजिए। एंड जो थर्ड है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी जब आप रखेंगे, क्वांटिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप बिना हारे, चाहे वो 2 वीडियो डिसाइड किए हों या 3 किए हों, या कोई भी काम आपने ऐसा सोचा हो, जब आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसमें पता ही नहीं चलेगा कब एक्सपर्ट हो चुके हैं। सो दीज 3 थिंग्स आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इन माई लाइफ। लता, मैं कह नहीं सकती कि एक चुपचाप सी लड़की सेट पर बैठने वाली कितना अनमोल कुछ कुछ कह गई हमारे इस शो में। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एंड मैं खुद बहुत आभारी हूँ एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इस शो में बोलने का जो मौका मिला, इससे क्या होता है, कई बार ज़िंदगी की चीज़ें जो हम खुद भूल चुके होते हैं, हम खुद को भी रिमाइंड करा देते हैं। तो आज मैंने भी अपनी जर्नी और बहुत सी चीज़ें रिमाइंड करा दी हैं खुद को, और मुझे भी एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है इस टाइम। इट्स अ वेरी पॉझिटिव्ह एनर्जी विच आई एम फीलिंग। थँक यू व्हेरी मच। थँक यू सो मच. थँक यू. आजचा कार्यक्रम जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया पुढील कार्यक्रमात.